नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे ममता कालिया जी की कहानी राय वाली। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए राय वाली। मोहल्ले में सभी के दो दो नाम थे। एक घर का, जो आंगन से लेके गली की आखिरी हद तक ज़ोरों से गुहारा जाता। दूसरा जो स्कूल के रजिस्टर में दर्ज रहता। घर के नाम का कोई नामकरण संस्कार नहीं होता था, वह अपने आप ही पड़ जाता। जैसे पप्पू की बहन पैदा हुई तो पप्पू ने कहा, हाय अम्मा, यह तो ऐसी मुलायम है कि इसे मैं हप्प कर जाऊं, और बहन का नाम हप्पो पड़ गया। इसी तरह राकेश का नाम तोते, शारदा का नाम ठुन्नो और अमरवती का नाम इमरती पड़ गया। स्कूल वाला नाम बाकायदा लड्डू हाथ में देकर निकाला जाता था, लेकिन उसका प्रयोग केवल हाई स्कूल के प्रमाण पत्र और शादी के कार्ड तक सीमित था। लड़के अक्सर अपने टकसाली नाम से मशहूर हो जाते थे। मुन्नू बाबू ने बजाजे की दुनिया में बड़ा नाम कमाया और तोते भाई की पतंगबाजी में टांग जाती रही। मोहल्ले के दो चार ज़हीन लड़के नौकरी पर लग गए, उनका स्कूली नाम जड़ पकड़ गया। शादी मंडी में उनकी कीमत थोड़ी और बढ़ गई। बड़ी बुआ उठते बैठते तोते को कोसने लगी, 4 अक्षर नाय पढ़ो, बटमार तोते के तोते ही रह जाएगो। लड़कियों का मामला और भी पेचीदा था। हप्पो की शादी हुई तो ससुराल वालों ने अच्छा खासा कालिंदी नाम बदलकर लक्ष्मी रख दिया। कुछ महीनों बाद जब कालिंदी के नाम परिवर्तन के बावजूद घर के कारोबार में कोई समृद्धि नहीं आई तो घर वालों ने उसका नाम हिकारत से राय वाली रख दिया। यह नाम उन्हें ढूंढना नहीं पड़ा था, तैयार मिल गया। मोहन बाबू की बारात में जितने लोग गए थे सब उसका जिक्र राय वाली के नाम से करते रहे। इससे यह बात भी अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती थी कि नई बहू मथुरा की नहीं वरना राया की है, तभी तो वगैरह वगैरह। राय में उस दिन बाप रे बाप, सड़क कितनी खराब थी, तांगे का पहिया उतरते उतरते बचा, और धूल इतनी कि पूछो मत। मिठाइयाँ भी सारी किसकिस, पान कड़वा और कचौड़ियाँ ठंडी। मोहन बाबू की माँ इन सब बातों को तो भूल सकती थी, लेकिन वह कुछ और बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जैसे राय की औरतें साबुन ज़्यादा खर्च करती हैं, नमक कम डालती हैं, इनमें सेवा भाव की कमी होती है और इन्हें नींद बड़ी जल्दी आ जाती है। परिवार के एक बुजुर्ग बारात की विदाई पर सवाक चिंता प्रकट कर चुके थे। राय की छोरी मथुरा के मोहन को कैसे संभालेगी? योग ठीक हो जाए तो है। मोहन बाबू ने यह सुना था और अपने अंदर एक नवीन गुरुता का बोध किया। बावजूद किराए की शेरवानी, चूड़ीदार पाजामा, साफा और कलगी के, साथ ही साथ उसने यह भी मान लिया कि इस वक्त लड़की लघुता के बोझ से ही सिर लटकाए बैठी है। घर पहुंचने पर मोहन के पिता लाला जग्गोमल ने नवविवाहित बेटे की पोशाक वापस करने में वह तत्परता दिखाई कि 20 मिनट के अंदर दूल्हा घर में केवल लंगोट पहने नजर आ रहा था। उसकी माँ जल्दी से पट्टीदार पाजामा और मोटी पॉपलिन की पीली कमीज़ निकाल कर लाई, जो ख़ास तौर पर इस मौके के लिए सिलवा कर रखी गई थी। अब जब शादी हो गई थी, 2 बार नाम परिवर्तन हो चुका था, बहू को महीने भर बरत लिया था। सबका एक मत था, राय की छोरी कामकाज में कोरी। परिवार के बच्चों का उत्साह नए सदस्य के प्रति अभी भी शिखर पर था। सूरजभान कौतुक से कालिंदी की आलता रंगी एड़ियाँ और मेहंदी रंगी हथेलियाँ देखता और अपनी अम्मा के पीछे पड़ जाता। अम्मा तू भी रंग लगा ले। उसकी अम्मा बाएं हाथ का एक चांटा गाल पर जमा देती। सब हाथ पांव रंग के बैठ जाएं तो काम कौन करे, तेरी सास? कालिंदी बर्तन रगड़ते रगड़ते अपनी हथेलियों पर राख का धुंधलापन देखती और चुप रह जाती। कुनबे में कहीं जेवनार बढ़ार होती तो यही जेठानी उसके झाले, बेंदी, चुटीला और चांदी की चोपदार कमर पेटी बांधकर इतराती हुई
पान की गिलोरी मुंह में दबाती और कालिंदी को सुनाती, देखा हम पे कितनी सजती है तुम्हारी ये मामूली रकम, पहनने का ढंग हो तो ठीकरे भी जवाहर। सास सिर मटकाती, मथुरा की छोरी की बहार ही और होती है, मथुरा 3 लोग से न्यारी ठहरी, साक्षात बंसी वारे रहे हैं यहाँ पर, मथुरा वारे खड़े से दूध पीते हैं, जो खुशबू वाला तेल यहाँ के छत्ता बाजार में मिले है, राय में वाको नाम भी नाय जानत है कोई, चाहे जैसे पूछ लो। कालिंदी का पति अभी स्वतंत्र रूप से कुछ करता नहीं था, वह पढ़ता भी नहीं था। हालांकि कालिंदी के माँ बाप उसकी पढ़ाई के खाते में अब तक 500 रुपये, एक हाथ घड़ी, एक कंबल और 1 टीन घी दे चुके थे। ये चीज़ें घर में भी नज़र नहीं आती थी। मोहन की बहन की शादी में ये चीज़ें हस्तांतरित हो गई थीं। इनकी बाबत एक बार कालिंदी ने पूछा तो मोहन ने झिड़क दिया, अपने काम से काम रखा करो, बेफजूल नहीं फंसा करो, औरत है या सपट्टर। कालिंदी ने 8 जमातें पास की थीं। उससे आगे पढ़ने के लिए राय में स्कूल नहीं था। मोहन 7वीं में 3 बार फेल होकर अब बाप की दुकान पर बूरा तौलता था। उसने अपने बाप को माँ से और भाई को भाभी से बात करते वर्षों सुना था। उसे पता था औरतों से कैसे बात करना चाहिए। पता तो उसे और भी बहुत कुछ था, पर उसकी इस गृहस्थी में ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी। रात 10 बजे वह दुकान का आखिरी दरवाज़ा बंद कर घर आता, ब्यालू करता और माँ के पांव दबाता। यह उसका रोज़ का नियम था। माँ दुनिया जहान की बातें करती रहती। जब बातें चुकने का खतरा पैदा होता, माँ भजन शुरू कर देती। मोहन उबासी लेता हुआ संगत करता और अंततः हिम्मत बटोर जैसे ही उठकर जाने की कोशिश करता, माँ अपनी आवाज़ उठाकर पुकारती, अरे ओ, क्या नाम राय वाली, ज़रा मेरी कमर तो दबा जा। टुकड़ा टुकड़ा नींद की अभ्यस्त कालिंदी अचकचा कर उठ बैठती। देखती पति अभी तक सो नहीं पाया है। उसका मन मोहन के प्रति नरम हो जाता। उसे छुट्टी दिलाने की खातिर वह बरामदे में आ जाती और देर तक माँ की कमर पर श्रम करती। माँ की सामाजिकता इस वक्त शिखर पर होती। नैक सो तेल ले ले, हाँ जे बहुत दुख तो है राम जी, नैक जोर से दबा, दर्द की नस पकड़ के खींच, अब शरीर बहुत थक गयो। तू तो ब्याही आई तो लुगाई थी, मैं 11 साल की ब्याही थी। मेरी सास खड़े से पैर दबाती थी सारी सारी रात। ये जो अगले दांत टूटे हैं तभी के हैं। खड़ी खड़ी एक बखत ऊँघ गई। सास ने दूसरी टांग वह कसकर चलाई कि गिरी सामने के चौखट पे धम्म से। ऊपर के 4 दांत मगज में चढ़ गए। अब वो जमाने नहीं रहे, अब तो बहुओं का राज है। कालिंदी को याद आता, अभी पिछले सावन में तो वह सहेलियों के साथ झूला झूला करती थी। नन्ही नन्ही बूंदिया रे सावन का मेरा झूलना, एक झूला डाला मैंने अम्मा के राज में, हो अम्मा के राज में, संग में सहेलियां रे हिल मिल के मेरा झूलना, नन्ही नन्ही बूंदिया रे। शांता के गाना शुरू करने पर कालिंदी शरारत से गाना आगे बढ़ाती। एक झूला डाला मैंने सासू के राज में, आधी आधी रतियां रे चक्की का मेरा पीसना, नन्ही। तब सब सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ती। पौ फटने से पहले कमर शांत नहीं होती थी। कुछ ही देर बाद एकदम शोर मच जाता। नल आ गए, नल आ गए। बड़ी कूंड एकदम खाली पड़ी है। कपड़े धुलने हैं, बाल्टियां भरनी हैं। रात बर्तनों में चूहिया मूत गई। अरे बहू, तूने तो कुंभकर्ण को मात कर दियो, शर्म कर। दिन चढ़े भरतार को लेकर सोई पड़ी है। इस उलाहने के साथ साथ बहू बाल्टियां लेकर नल की तरफ भागती और भरतार लोटा उठाकर मैदान की तरफ। बाद में यही मोहन भयंकर वेश्यागामी हो गया। अब वह पत्नी का इंतजार न करता। भरी दोपहर चौक में राजो पहाड़न के यहाँ हाजत रफा कर वह रात रात भर माँ के साथ बैठ भजन गाता। माँ उसे श्रवण कुमार की कथा सुनाती। वह संकल्प करता कि वह श्रवण कुमार से भी अधिक महान बनेगा। माँ उससे पैर दबाती, वह सिर भी दबा देता।
राजों की नथनी के सपने लेता वह माँ के खटोले के पास ही अपना झिंगोला बिछा लेता। लेकिन ये बातें उसकी निजी थीं, जैसे अंटी में बंधे रुपए। इनसे पत्नी पर उसका कब्जा कम नहीं होता, कुछ बढ़ ही जाता था। आंगन बुहारती कालिंदी को देखकर उसे कोई असुविधा न होती, बल्कि वह सोचता यह उसका सही इस्तेमाल है। सीने पिरोने काढ़ने बुनने की शौकीन कालिंदी ढोलक भी बहुत बढ़िया बजाया करती थी। राय में कोई शादी ब्याह उसकी ढोलक के बिना आरंभ ना होती। बचपन में आटे के कनस्तर पर ही हाथ आजमाया करती। ज़रा बड़ी हुई तो कोठरी में टंगी ढोलक उसकी अच्छी साथी बन गई। सहेलियां चिढ़ाया करतीं, अपने ब्याह में भी यह खुद बजाएगी, हमारी बजाई तो इसे पसंद नहीं आएगी। माँ ने पचरंगी ढोलक दहेज में दी थी। ससुराल में एक एक चीज़ की शिनाख्त कुछ इस प्रकार की गई कि ढोलक फालतू सामान सी बच्चों के हाथ पड़ गई। सूरजभान का छोटा भाई ब्रजभान पहले उससे कुर्सी का काम लेता रहा, फिर पहिए का। साल के अंत में जब वह इम्तहान में अनुत्तीर्ण हुआ तो उसके पिता ने एक लात मारकर ढोलक फाड़ दी। पतुरियों वाले शौक रखता है, पहले नाक पहुँचना तो सीख। पूरे 105 रुपये पानी में मिल गए। अगले बरस तेरी फीस फिर से कौन भरेगा, तेरा ससुर। कालिंदी का कलेजा फटकर रह गया। उसे लगा यह लात उसी को मारी गई है। ऐसे अपमान अब अजनबी नहीं रहे थे, फिर भी वह इनकी आदी नहीं हो पाई थी, बल्कि रोज़ पहले से ज़्यादा चोट महसूस होती थी। व्यक्तित्व के सभी हिस्से मार खा खा कर कच्चे और कमज़ोर पड़ गए थे। ऐसे मौक़ों पर उसे लगता कि मोहन के स्वतंत्र होने से पहले ही वह ढोलक हो जाएगा। दाऊ जी बाऊ जी के सामने वह बोल भी क्या सकती थी। पति के सामने उसने एक दो बार बोलने का प्रयत्न किया था, लेकिन उसने पाया कि मोहन के दिमाग में बोरों की गिनती, माँ का गठिया और घर का खर्च कुछ इस तरह भरा है कि किसी चर्चा की वहाँ गुंजाइश नहीं है। उल्टे वह कालिंदी से पूछता, क्या बात है, घर में कोई भी तुमसे खुश नहीं है। एक बार कालिंदी ने कहा था, मैं भी तो खुश नहीं हूँ। तुम्हारी खुशी क्या होती है, तुम कोई लाट कलेक्टर की जाई हो। लाट कलेक्टर की जाई तो वे भी नहीं हैं। कालिंदी का इतना कहना था कि मोहन पंचम स्वर में चीखने लगा, जुबान लड़ाती है, बदजात कहीं की। मेरी माँ को कुछ कहा तो जीभ काट कर धर दूंगा। शोरगुल सुनकर तमाम अदालत हाजिर हो गई। तुरंत नालिश हुई। प्रत्यक्ष गवाहों की कमी नहीं थी। माँ की प्रचंड मुद्रा ने न्यायाधीश की भूमिका अदा की और मोहन ने बतौर सज़ा पास रखा पीतल का लोटा दंड से मुजरिम के सिर पर दे मारा। कालिंदी को चक्कर आ गया। उसे उसी हाल में पड़ी छोड़ सब मोहन की खुशामद में लग गए। आगरे वाली से बात पक्की हुई होती तो आज यह दिन न देखना पड़ता। रात दिन खटता है, किसी दिन त्योहार छुट्टी मिले तो यह चुड़ैल लग जाती है। ऐसी लुगाई की जीभ तो कैंची से काट कर नाली में फेंक दे। मोहन को यकीन हो जाता कि वह घर का सही नेतृत्व कर रहा है। अपनी मर्दानगी में उसकी आस्था दुगुणित हो जाती। मोहन के छोटे भाई श्याम का विवाह था। तिलक की रस्म हो चुकी थी। घुड़चढ़ी का 3 दिन बाद मुहूर्त था। शुक्रवार को रस्म थी। बृहस्पतिवार को दोपहर को राय से एक खत आया जिसका ऊपर का एक कोना फटा हुआ था। पत्र सबसे पहले बच्चों के हाथ पड़ गया। बच्चे कुछ देर आपस में यह सलाह करते रहे कि यह चिट्ठी मिलकर बाँच ली जाए। बड़ा बच्चा होने के नाते सूरजभान ने चिट्ठी पढ़नी आरंभ की। हमेशा की तरह पोस्ट कार्ड पर टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींचकर बिना किसी विराम चिन्ह लिखा था, प्रिय बेटी हप्पो राजी रहो, आगे यहाँ का समाचार शुभ नहीं। तुम्हारी मैया सोमवार 7 बजे पेट के फोड़े में चीरा लगते ही सरगवास कर गई। बड़ी तकलीफ पाई, मछली की नाई तड़प तड़प कर पिरान निकले। लल्ला बाबू तब से रोते भय। चिट्ठी को तार समझ फौरन से पेस्तर पहुँचो, तुम्हारे बाबू। मजमून पढ़ बच्चों के होश उड़ गए। वे दौड़े दौड़े अंदर गए और बर्तन मांजती राय वाली के पास दूर से ही चिट्ठी पटक इधर उधर खिसक गए। घर से आया पोस्ट कार्ड देख कालिंदी लहक कर उठी। राख भरे हाथों से ही उसने चिट्ठी पकड़ ली।
एक बार पढ़ी, उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने पलटकर पता देखा, फिर पढ़ी। जैसे ही उसे यकीन हुआ, वह औसन्न जहाँ की तहाँ बैठ गई। कुछ देर बाद सास अपनी दैनिक गश्त पर निकली तो पाया काम अधूरा छोड़ रायवाली आराम फरमा रही है। उसने अपना तरकश संभाला और एक बाण चलाया। तब तक सन्न बैठी रायवाली की ऐसी हृदय विदारक चीख निकली कि घर तो घर, दुकान के लोग भी जुड़ गए। सास एकदम हवन्नक हो गई। लो, मैंने न कुछ कहा न सुना, बस यहाँ से गुजरी तो इसे चुड़ैल चढ़ गई। कैसी इंजन जैसी चिल्ला मारी है कमबख्त ने। पोस्ट कार्ड कुछ क्षण बाद बरामद हुआ, जब कालिंदी अचेत होकर एक ओर लुढ़क गई। पत्र पढ़कर सब सोच में पड़ गए। ब्याह का मौका था, बेहिसाब काम था। आपस में सलाह मशविरा कर यह फैसला हुआ कि इस वक्त रायवाली को राय भेजना ठीक नहीं। घर के काम में घर के लोग काम ना आएंगे तो क्या गैर आएंगे। इसीलिए रात में जब सिसकते सिसकते कालिंदी ने पति से कहा कि वह उसे जल्द से जल्द राय पहुंचा दे, तो उसने फैसला सुना दिया। कालिंदी को विश्वास न हुआ। हटो, यह क्या मजाक है, ऐसे में भी कोई रोकता है। मोहन तमक कर बोला, मजाक करते होंगे तेरे यार, हम तो साफ बात करते हैं। कालिंदी अड़ गई, मैं तो ज़रूर जाऊंगी। सब कहेंगी माँ के मरने में भी नहीं आई। मोहन भी अड़ गया। सोच लो, यह घर या वह घर। इस मौके पर चली गई तो वापस घुसने न दूंगा, पड़ी रहना सारी उम्र बाप के द्वारे। कालिंदी सन्न रह गई। यह तो उसने सोचा भी न था। एक मन हुआ आधी रात में उठकर भाग जाए। लल्ला बब्बू के आंसू भरे चेहरे आंखों में उतर आए, पर उसके हाथ में अधेला भी न था। रात भर माँ आंखों के आगे घूमती रही, तरकारी काटती, पराठे सेंकती, उसके बाल गूंथती, हंसती, लेटती, बैठती, उठती, चलती फिरती माँ। सुबह घर मेहमानों से भर गया। पूरी, कचौड़ी, मिठाई, नमकीन, बच्चों की धाका पेल, नाइन की गाली गलौज में कब सुबह हुई कब दोपहर कुछ पता न चला। कालिंदी सूखा मुंह लिए सारा दिन दौड़ती रही। शरबत बनाती, पत्तल लगाती, पैर छूती, पानी पिलाती। सास ने कहा, कल से बुखार है इसे, पर देवर के ब्याह का उछाह तो देखो, बिना खाए पिए जुटी हुई है। शाम 4 बजे जब गीतों के लिए औरतों ने ढोलक संभाली, कालिंदी का सिर फटा जा रहा था। वह अपने कमरे में जाकर पड़ गई। सारा दिन काम करते उठते बैठते माँ की सूरत आंखों के आगे मंडराती रही थी। अब एक बारगी बांध टूट गया। तभी बाहर से औरतों की चहल पहल, रायवाली कहाँ गई, रायवाली को बुलाओ, शुरू हो गई। उसके साथ ही कालिंदी को अपने सिरहाने सास की दबी घुड़की सुनाई दी। मेरे घर में आज के दिन असगुन न मना रायवाली, कल अपने घर जाकर जी भर रोइयो। कालिंदी उठी और औरतों की महफिल के बीच में आ गई। ढोलक उसकी तरफ सरका दी गई। एक बार फिर माँ की सूरत उसकी आंखों के सामने कौंध गई। उसके हाथ नहीं उठे। सबका संवेद उलाहना, शोर तमाशा, सास की बनैली आंखें देख उसने पलक मूंद कर जबरन हाथ उठा, एक हल्की सी थाप लगाई और ढोलक उसके हाथों में खनकती गई, खनकती गई। कुछ चंचल लड़कियां उठकर नाचने लगीं। कालिंदी भी ढोलक छोड़ खड़ी हो गई और सबके साथ मिलकर उसने वह चक्करदार लहरिया नाच नाचा कि सारी महफिल दंग रह गई। साथ उठी लड़कियां हाँफ गईं, लेकिन कालिंदी नाचती रही और तब तक नाचती रही जब तक नाचने वालों के बीचों बीच गिरकर चारों खाने चित्त न हो गई। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।